क्या आप जानते हैं कि भारत में कपास की खेती एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है और इस संकट का कारण माना जा रहा है पिंक बॉलवर्म, जिसको स्थानीय भाषा में गुलाबी सुंडी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके कारण भारत में कपास का उत्पादन लगातार घट रहा है, जिससे न केवल किसान प्रभावित हो रहे हैं बल्कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। क्या इसका समाधान जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास हो सकता है? और अगर यह समाधान हो सकता है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की खेती के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके अर्थव्यवस्था के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो खबर को पहले विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि भारत में जो कपास का उत्पादन है उसमें एक तीव्र गिरावट देखने को मिली है। 2024-25 में उत्पादन 294 लाख गांठ से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, जो 2008-9 के बाद सबसे कम है। जब हम लाख गांठ की बात करते हैं, लाख बेल्स की बात करते हैं, तो 1 लाख बेल्स में कितना वजन होता है? 170 किलोग्राम के बराबर इसका वजन होता है। 170 किलोग्राम के बराबर होता है, तो उसके हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो भारत में कपास का उत्पादन आप देख सकते हैं कि वर्ष 2003 से लगातार बढ़ता चला गया और 2-3 से लगातार बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारत में बीटी कपास को इंट्रोड्यूस किया गया था, बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद आप उत्पादन में एक वृद्धि देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर साल एक वृद्धि देखने को मिलती है और ये वृद्धि हमें यहां पर वर्ष 2013-14 में 398 लाख गांठ के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद हमें एक तीव्र गिरावट भी देखने को मिलती है और वर्तमान में 2024-25 के मार्केटिंग ईयर में, जो कि अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक रहता है, हम देख सकते हैं कि जो उत्पादन है वो 294 लाख गांठ के आसपास आ गया है, जो 2008-9 के बाद सबसे कम उत्पादन को इंगित करता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या को ये बता रहा है। कपास उत्पादन 2013-14 में 398 लाख गांठ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था और उसके बाद लगातार ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसका कारण सबसे बड़ा माना जा रहा है गुलाबी बोलवर्म, पीबीडब्ल्यू के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं और साथ ही इसको स्थानीय भाषा में गुलाबी सुंडी भी कहा जाता है। इस कीट के कारण इस फसल को लगातार नुकसान हो रहा है और पैदावार लगातार बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जब हम गुलाबी बोलवर्म की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का कीट है जो मुख्यतः एशियाई देशों में रहने वाला है, एशिया का मूल आप कह सकते हैं, लेकिन अब ये कपास उत्पादक क्षेत्रों में, पूरे विश्व में जहां भी कपास उत्पादक क्षेत्र है, ये फैल चुका है। तो आप कह सकते हैं इसका एक प्रकार है गुलाबी वॉलवर्म, जो वॉलवर्म है उसका एक प्रकार है गुलाबी वॉलवर्म। हमारे यहां वर्ष 2002-3 में जब बीटी कपास को इंट्रोड्यूस किया गया था तो वस्तुतः वो अमेरिकन बोलवर्म जैसे कीट के खिलाफ लड़ने की क्षमता तो रखता था, लेकिन धीरे धीरे जो गुलाबी वॉलवर्म है इसकी प्रकृति ये है कि इसको मोनोफेगस माना जाता है। मोनोफेगस इस प्रकार के कीट होते हैं जो एक ही प्रकार की फसल पर रहते हैं। अगर कोई भी कीट एक ही प्रकार की फसल पर रहेगा तो धीरे धीरे उस फसल में जो भी चीज उसको नुकसान पहुंचा रही है उसके प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर सकता है। तो बीटी कॉटन में जो हमने बीटी कॉटन का, आप जानते होंगे कि इसको बीटी कॉटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मिट्टी में पाए जाने वाले एक जीवाणु बैसिलस थुरिनजिएंसिस के माध्यम से एक जीन लिया गया उसका, और उसके जीन के माध्यम से कॉटन के जीन में उसको प्रवेश करवाया गया और उसमें कई प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताएं डेवलप करवाई गई कई कीटों से लड़ने के लिए। तो बीटी कॉटन का विकास अमेरिकन बोलवर्म से लड़ने के लिए हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 10-12 वर्षों में इस बीटी कॉटन में जो एक प्रकार से जो एक क्षमता डेवलप की गई थी कीटों से लड़ने की, उसने इस कीट ने यानी गुलाबी वॉलवर्म ने उसके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली। और वो प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से हासिल करी, जैसे ये गुलाबी वॉलवर्म किसी भी कॉटन के पौधे पर किस प्रकार प्रहार करता है, ये उसके बीज कोशों पर प्रहार करता है। बीज कोशों में उपलब्ध बीजों के भीतर
आप कह सकते हैं ये प्रवेश करता है, उनके बीजों को खाने का प्रयास करता है, जिससे जो कपास के फाये होते हैं, जो फूल होता है, उससे नुकसान पहुंचता है। बीटी कॉटन में प्रारंभ में एक ऐसा विषाक्त पदार्थ था जो कि इसके इंजेस्ट हो जाता था, इसके भीतर चला जाता था, और इसके बाद इसके तंत्रिका तंत्र पर, इसकी पाचन जो तंत्रिका होती है गुलाबी बोलवर्म की, उस पर इसका प्रभाव पड़ता था और वो नष्ट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसके प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई, यानी गुलाबी बोलवर्म में बीटी कॉटन में जो जहरीला पदार्थ था जो इसको नुकसान पहुंचाता था, उसके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि ये पौधों को फिर से नुकसान पहुंचाने की जो इसकी क्षमता है वो बढ़ गई, और हम देख सकते हैं कि 10-12 वर्षों तक तो ये स्थिति रही कि बीटी कॉटन की वजह से भारत में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा, लेकिन इसके बाद इसका उत्पादन लगातार एक घटने वाली स्थिति में हमें दिख रहा है। तो इसका एक समाधान ये हो सकता है कि हम एक नया बीटी कॉटन संकर प्रजाति का उत्पादन करें, जिसमें अलग प्रकार के जीनों का इस्तेमाल हो जो कि कीटों से लड़ने में सक्षम हो, न केवल कीटों से लड़ने में सक्षम हो बल्कि अधिक उत्पादन भी कर सके और सूखा प्रतिरोधी भी हो, जो कि बीटी कॉटन जैसी खेती का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। तो पिंक बोलवर्म की भूमिका के बारे में हमने सामान्य तौर से जान लिया है। यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं पिंक बोलवर्म का। ये आप गुलाबी जो बोलवर्म है उसका लार्वा है, और किस प्रकार से ये बीजों पर प्रहार करता है आप यहाँ देख सकते हैं। और कपास के डोडो को ये खाते हैं बीज, और कपास के फाओ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है तथा कपास का रंग भी खराब हो जाता है। भारत के जो जीएम कपास है उसमें अमेरिकी वोलवर्म जैसे कीटों से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, यानी भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का प्रयोग किया गया है वो अमेरिकन बोलवर्म जैसे कीटों से लड़ने के लिए, तो उसमें जीन शामिल है, लेकिन और जो कि शुरुआत में गुलाबी वोलवर्म से के प्रति भी एक सुरक्षा प्रदान करता था, उसके प्रति भी एक प्रोटेक्शन प्रदान करता था। लेकिन समय के साथ गुलाबी वोलवर्म में एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जिसके कारण कपास की खेती पर नकारात्मक असर पड़ता चला गया, और पीबीडब्ल्यू में प्रतिरोध 2014 से बढ़ना शुरू हुआ और 2021 तक इसका प्रभाव प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में अधिक व्यापक हो गया, जिससे कपास की खेती पर लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ता चला गया। जहां पर भारत वर्ष 2002 से वर्ष 2013-14 तक हम देखते हैं कि भारत के निर्यात में भी लगभग 139 गुना वृद्धि हुई थी, और भारत अपने उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बड़े स्तर पर सफल हुआ था। वहां हम देखते हैं कि भारत को अब कपास आयात करना पड़ता है, और भारत का जो सरप्लस रहता था वो सरप्लस भी भारत का लगभग समाप्त हो गया है। तो इसका इतना बड़ा इंपैक्ट भारत पर पड़ा है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है, समाधान हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच प्रारंभ हुए हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, और शाम को 6 बजे इसकी टाइमिंग है। अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 8 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, उसकी टाइमिंग भी शाम को 6 बजे है। आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के ऑफलाइन बैच हैं। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, और इसके माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड किसके माध्यम से किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया गया है। तो जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसका लाभ अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। उसके 3 महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। महत्वपूर्ण फीचर क्या है, एक है एआई समरी, यानी आपके जो लेक्चर होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं, तो अब एआई समरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, एआई समरी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लंबे लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में बहुत ही कंसाइज वे में आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जिसके माध्यम से आप अपना तेजी से रिवीजन करने में सक्षम हो जाएंगे। एआई क्विज के माध्यम से जो वीडियो कंटेंट आपको मिल रहा है उसके आधार पर आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, और उन प्रश्नों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना मूल्यांकन करने में। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको कोई भी लेक्चर कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन भी इससे हो जाएगा। एक फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे। इसका सीधा सा मतलब है कि एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है, जिसमें विद्यार्थी ऐप के भीतर तुरंत अपने संशयों का समाधान कर सकते हैं। यानी आप लेक्चर ले रहे हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय आता है तो उस संशय को आप तुरंत निवारण कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए और तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये सारी सुविधाएं हैं, तो डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, और आईएएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स में आपकी विशेष रूप से मदद करेगा। इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं कि नए जीएम कपास संकर का विकास
क्या इस समस्या का समाधान कर सकता है? भारतीय बीज कंपनियां विशेष रूप से जो पिंक बॉलवर्म है उसको लक्ष्य करने वाले, उसको टारगेट करने वाले जीनों के साथ जीएम कपास संकर विकसित कर रही है। आप जानते हैं कि अभी आपको बताया था कि जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बीटी कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो मिट्टी में उपस्थित एक जीवाणु बैसिलस thuringiensis के जीन का इस्तेमाल करके हम ऐसा कपास के पौधे को डेवलप कर रहे हैं जो कि कीट प्रतिरोधी है। लेकिन इसने अब ब्लैक वॉर्म जैसे कीट ने इसके प्रति क्या कर लिया है, प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है, रेजिस्टेंस इसके प्रति हासिल कर लिया है। तो हमारे लिए जरूरी ऐसा है कि हम अब ऐसे जीन का प्रयोग करें, ऐसे जीन का प्रयोग करें जिसके प्रति ये जो पिंक बॉलवर्म है ये प्रतिरोधक क्षमता उसमें न हो, ताकि वो अगर किसी भी प्रकार से हमला करता है कपास की खेती पर तो वो नष्ट हो जाए और उस पर पहले जैसा ही प्रभाव हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन विकसित करेंगे उसमें ऐसे जीन का प्रयोग करें। तो अब कंपनियां ऐसे प्रयास कर रही हैं कि वो नई जीएम कपास संकर विकसित कर रही हैं, हाइब्रिड विकसित करने का प्रयास कर रही हैं, जिसके माध्यम से न केवल कपास के उत्पादन को बढ़ाया जा सके बल्कि कीट प्रतिरोधी भी बनाया जा सके और सूखा प्रतिरोधी भी उसको बनाया जा सके। इसके लिए बायोसीड रिसर्च इंडिया, राशि सीड्स, अंकुर सीड्स और पीडब्ल्यू के प्रति बेहतर प्रतिरोध के साथ जीएम संकर पर काम कर रहे हैं। यानी कौन कौन काम कर रहा है, बायोसीड रिसर्च इंडिया काम कर रहा है, राशि सीड्स काम कर रहा है, अंकुर सीड्स काम कर रहा है, ताकि बेहतर जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड जो कॉटन से संबंधित है उसको तैयार किया जा सके। और इसमें कई तरह के जीनों पर बात हो रही है कि किस तरह के जीन का इस्तेमाल करना है। पहले जब हम बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्राई 1AC के अलावा क्राई 2AB का इस्तेमाल हुआ था, इन जीनों का इस्तेमाल हुआ था। अब नए जीन शामिल करने की बात हो रही है, क्राई 8EA1, क्राई 1C और क्राई 2AA। तो इस तरह के जीन शामिल करके हम इस प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता पौधे में डेवलप कर सकते हैं, जिससे ब्लैक ये पिंक बॉलवर्म है उस पौधे पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव न डाल पाए। और ये कंपनियां निकट भविष्य में इन नए संकरों के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की आशा का आप कह सकते हैं कि एक परीक्षण कर रही है। एक जो रेगुलेटरी अप्रूवल है उसको भी प्राप्त करने की एक बेहतर संभावना महसूस कर रही हैं कि ये कंपनियां भविष्य में अगर ये कई तरह के हाइब्रिड किस्में तैयार करती हैं कॉटन से संबंधित तो उनको किसी प्रकार की रेगुलेटरी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके प्रति सरकार का एक सकारात्मक रुख रहेगा, क्योंकि भारत में कई तरह की विनियामक जो बाधाएं हैं वो भी मौजूद हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जीएम कपास के विकास में प्रगति के बावजूद भारत की जो विनियामक प्रक्रिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत में कड़े नियम हैं, साथ ही पर्यावरण समूहों के द्वारा लगातार इस प्रकार की खेती के पर्यावरणीय प्रभाव और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया जाता है। और साथ ही राज्य सरकार किसी प्रयोग को करने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराए, इसके लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। और इन सब के कारण ये स्थिति आई है कि 2006 के बाद से भारत में किसी भी नई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। एक प्रकार से इन सब कारणों, कड़े नियमों की वजह से, पर्यावरण समूहों द्वारा किए गए विरोध की वजह से और राज्य सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि है उससे संबंधित जो कड़े नियम है, इसके कारण भारत में 2006 के बाद किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। लेकिन पीबीडब्ल्यू यानी पिंक बॉलवर्म के बढ़ते खतरे के कारण भारत सरकार नए जीएम कपास संकरों को, हाइब्रिड्स को मंजूरी देने में अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए प्रेरित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना पर विशेष रूप से प्रकाश डालना जरूरी है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में एक मिशन की घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, कपास उत्पादकता के लिए मिशन, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कपास किसानों को बेहतर वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन प्रदान करना और उत्पादन चुनौतियों और कपड़ा उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले कपास की मांग को संबोधित करना। न केवल उत्पादन चुनौतियों का समाधान करना बल्कि कपड़ा उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले कपास को सुनिश्चित करना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कपास उत्पादकता मिशन के अंतर्गत किसानों को किस तरह की सहायता प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समर्थन, ऑप्शन बी जैविक खाद की आपूर्ति, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरकों का वितरण, या ऑप्शन डी मुफ्त बीजों की आपूर्ति। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।